नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्वाद और मिठास को वैश्विक मंच देने के लिए राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का शानदार आयोजन सीएम योगी ने शिरकत की है। और वहीं राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। वहीं बात करेंगे केंद्र सरकार ने चीनी ऐप्स को बैन किया है, उसकी भी वजह बताएंगे। और बात चलते चलते की करेंगे जिसमें बीती 26 जून को सिरोही टोल प्लाजा पर हुए भीषण एलपीजी टैंकर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। कितने भयावह थे ये ब्लास्ट, ये कितना भयावह था ये हम आपको बताएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहले हम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ उसकी समृद्ध संस्कृति और विरासत से नहीं है, बल्कि यहां के बागों से निकलने वाले रसीले और मशहूर आमों से है। उत्तर प्रदेश के इसी स्वाद मिठास को वैश्विक मंच देने के लिए राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का शानदार आयोजन किया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जहां उन्होंने न सिर्फ आम की सैकड़ों किस्मों का अवलोकन किया, बल्कि किसानों और उद्यमियों से संवाद कर यूपी के आम को दुनिया भर में ब्रांड बनाने का मंत्र भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ अपनी संस्कृति और विरासत से ही नहीं, बल्कि अपने मशहूर आमों से भी है। राजधानी में आयोजित आम महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की आम की विविध किस्मों का अवलोकन किया और किसानों, बागवानों और उद्यमियों से संवाद करते हुए यूपी के आम को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही। दशहरी की मिठास, लंगड़ा की खुशबू और चौसा का स्वाद और प्रदेश की सैकड़ों किस्मों के आम राजधानी में आयोजित आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश की बागवानी और कृषि समृद्धि की शानदार झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का अवलोकन किया और विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और आम उत्पादकों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आम उत्पादन करने वाले राज्यों में शामिल है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 महोत्सव में उत्तर प्रदेश और देश के 7 राज्यों के बागवानों द्वारा 800 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। बागवानी और आम उत्पादन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले 12 प्रगतिशील किसानों को किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026-2025 में 3,563 मैट्रिक टन आम का रिकॉर्ड निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 12.67 करोड़ रुपए है। यूपी के आम अब जापान, मलेशिया, ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े देशों में भेजे जा रहे हैं। व्यापारियों, निर्यातकों और बड़े किसानों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बायर्स एंड सेलर्स मीट का आयोजन भी किया गया। अलग अलग व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, इंडिविजुअल का पता लगता नहीं, लेकिन जब उसको सरकार के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है और वहां पे शोकेसिंग का अवसर प्राप्त होता है, तो लोगों को पता लगता है कि कितनी वैरायटी है आम की और यूपी के अंदर कितनी है। आपने यहां पे देखा होगा प्रदेश भर की और देश के अलग अलग राज्यों से भी 800 वैरायटी आम की एक साथ यहां पे प्रदर्शित हो रही है। यानी वाराणसी और गोरखपुर का लंगड़ा भी है, गोरखपुर का गौरजीत भी है, बस्ती का आम्रपाली भी है और मलिहाबाद लखनऊ की दशहरी भी है। बागपत और सहारनपुर का रटोल भी है और प्रदेश भर के अलग अलग जनपद और अलग अलग कमिश्नरी में पैदा होने वाली अद्भुत आम की किस्में हैं, जो वहां की माटी की सुगंध को भी और वहां की मिठास को लेकर के भी इस महोत्सव में यहां पर आई है और अपनी एक नई पहचान के साथ हर व्यक्ति को आकर्षित भी कर रही है।
आम महोत्सव का उद्देश्य सिर्फ आम की प्रदर्शनी लगाना नहीं बल्कि प्रदेश के बागबानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, निर्यात को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश के आम की वैश्विक ब्रांडिंग करना भी है। कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए किसानों और उद्यमियों ने अपनी बेहतरीन किस्मों का प्रदर्शन किया। साथ ही आम से बने विभिन्न उत्पादकों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग और निर्यात सुविधा के जरिए आम उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा रही है। 1 एकड़ खेती एक किसान को विशुद्ध रूप से 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा दे रही है। आम की फसल ने इस बात को साबित किया है और मुझे लगता है कि एक सामान्य किसान इससे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। ये तो मूल फसल है। अगर हम इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ेंगे, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ेंगे, यह और भी ज्यादा मुनाफा उसके माध्यम से किसान कमा सकता है। एक्सपोर्ट के लिए अगर हम तैयार करते हैं तो यह उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है, उसके मुनाफे को और ज्यादा बढ़ा देता है। उत्तर प्रदेश के मलियाबाद का दशहरी, वाराणसी का लंगड़ा, सहारनपुर, अमरोहा और अन्य जिलों से कई प्रसिद्ध किस्में देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बागवानी क्षेत्र को नई तकनीक और बेहतर विपणन व्यवस्था से जोड़ रही है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। फिलहाल आम उत्तर प्रदेश का आम सिर्फ स्वाद की पहचान नहीं बल्कि लाखों किसानों की आजीविका का आधार है। ऐसे में आम महोत्सव जैसे आयोजन प्रदेश के आम को नई पहचान देने, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और निर्यात की संभावना को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार के ये प्रयास उत्तर प्रदेश के आम को वैश्विक बाजार में कितनी नई ऊंचाई तक पहुंचा पाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करते हैं। उत्तराखंड में सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक और खुशियों भरा दिन रहा। राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में चयनित हुए अभ्यर्थियों को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सालों की कड़ी मेहनत के बाद प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बने इन युवाओं के चेहरों की खुशी देखने लायक थी। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा दिन रहा। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। आपको बता दें, देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उत्साह और उम्मीदों का माहौल देखने को मिला। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि जनता की सेवा का अवसर है। उन्होंने चयनित अधिकारियों से संविधान के मूल्यों के अनुरूप निष्पक्ष, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन देने की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को निष्पक्ष तरीके से अवसर मिलना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें तथा आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे सच में कि चयन आप सबका हुआ है, लेकिन आज जितनी खुशी आपके माता पिता को हो रही है उसकी शायद आप कल्पना कर सकते हैं। आपसे कम नहीं हो रही होगी, आपसे बहुत ज़्यादा हो रही होगी। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जब कोई पुत्र, कोई पुत्री आगे बढ़ती है तो उनके माता पिता को किस प्रकार की गर्व की अनुभूति होती है, किस प्रकार का संतोष होता है, कितनी खुशी होती है, सभी ने बात महसूस की है। उनको लगता है कि मैंने जीवन में जो सत्कर्म किए
मैंने जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, उसका परिणाम आज इस रूप में ये दिखाई दे रहा है। इस रूप में हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है। तो उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और साथियों, अभी मुझे विभाग के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए और जब मैंने उन आंकड़ों को देखा तो मुझे भी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा 2024 में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 71,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, पर अंतिम रूप से केवल 182 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि 1.5 लाख में से 182 का नंबर आया है। और ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, परिश्रम से, धैर्य से और लगन के बल पर ये सफलता अर्जित की है। लेकिन मेरे युवा साथी, आज जब आपके हाथों में ये नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है तो याद रखिएगा, ये नियुक्ति पत्र कागज का केवल एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की उम्मीद का विश्वास पत्र है। उत्तराखंड प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 देहरादून में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित। मुख्यमंत्री ने जन सेवा और पारदर्शी प्रशासन पर दिया जोर। निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया को बताया सरकार की प्राथमिकता। नई पीढ़ी के अधिकारियों से संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन की अपेक्षा। चयनित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। वर्षों की मेहनत के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले युवाओं ने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। सरकार का मानना है कि नई नियुक्तियों से प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे को नई ऊर्जा देने वाले इन अधिकारियों के कंधों पर अब जनसेवा की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उम्मीद की जा रही है कि नई सोच, पारदर्शी कार्यशैली और जवाबदेह प्रशासन के जरिए अधिकारी राज्य के विकास को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पर सर पर दौड़ता आपका ई रिक्शा अचानक किसी मोबाइल ऐप का एक बटन दबाते ही बीच सड़क पर थम सकता है? जी हां, यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है। और इसी बड़े खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने चीनी ऐप पर एक और बहुत बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया है। सरकार ने उन चीनी ऐप्स को तुरंत गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है, जिनके जरिए भारत में चल रही रिक्शा को दूर बैठे कंट्रोल या सीधे बंद किया जा सकता था। क्या है यह पूरा मामला और कैसे ऐप्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपका ई रिक्शा अचानक चलते चलते बीच सड़क पर रुक जाए तो इसकी वजह सिर्फ तकनीकी खराबी ही नहीं बल्कि मोबाइल ऐप भी हो सकता है। अब ऐसे ही चीनी ऐप्स पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने उन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने का आदेश दिया है जिनके जरिए ई रिक्शा को दूर से नियंत्रित या बंद किया जा सकता है। देश भर में चल रहे कई ई रिक्शा ऐसे सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप से जुड़े पाए गए जिनका सर्वर विदेशों खासकर चीन से संचालित होने की आशंका जताई गई। इन ऐप्स के जरिए वाहन की लोकेशन ट्रैक करने के साथ साथ उसे दूर से लॉक या बंद करने की भी क्षमता बताई गई। इससे सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। चीनी ऐप का नाम कैसे काम करती है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस चर्चित चीनी ऐप का नाम बैट BMS है। जब वाहन मालिक ऐप में स्टॉप या लॉक बटन दबाता है तो ऐप एक डिजिटल कमांड जनरेट करता है। ये कमांड मोबाइल इंटरनेट के जरिए सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर जाता है। ई रिक्शा के अंदर एक छुपा हुआ GPS ट्रैकर और रिले मॉड्यूल लगा होता है। सर्वर से सिग्नल मिलते ही ये एक्टिव हो जाता है। रिले मॉड्यूल तुरंत ही ई रिक्शा के मुख्य बैटरी से मोटर कंट्रोलर में जाने वाली बिजली की सप्लाई को कट कर देता है, जिससे ई रिक्शा वहीं रुक जाता है और चाबी लगाने पर भी स्टार्ट नहीं होता। हमारे रिक्शे चलते चलते एकदम से बंद हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये लॉक हो गया बैटरी।
फिर लोग बैटिक वाले के पास जाके खुलवाता हूँ, 100, 150, 200 रुपया लेता है। उसके बाद फिर अभी आके फिर बंद हो गए। फिर से लॉक कर दिया किसी ने, मतलब? हाँ, किसी ने फिर से लॉक कर दिया है। आप इनको ऐसे चलते चलते बंद मत करो, इनकी सवारी जा रही होती है, कुछ जा रही होती है, बेचारे रोजी रोटी के लिए घर से निकलते हैं। तो ऐप का नाम है BATMAS बैटमास, और अगर किसी को भी किसी का रिक्शा बंद दिखे तो आप प्लीज उसको बंद कर देना। सॉरी, BATBMS ये ऐप का नाम है। कोई रिक्शा धक्का मार के लेके जा रहा हो तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके प्लीज उनका आप ऑन कर देना। आज हमने बहुत लोगों के ऑन करे रिक्शे। दिक्कत हो गई बताओ, किसी ने बंद कर दी? रुक जाओ, तुम्हारी चालू करवा रहे हैं भाई। भाई ये सब मत करो यार, छोड़ दो। हो गई चालू भाई? होगी भाई, बहुत बहुत मेहरबानी भाई। चलो कोई बात नहीं भाई। सरकार का कहना है कि ऐसे ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसी को देखते हुए संबंधित ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ई रिक्शा निर्माताओं और संबंधित एजेंसियों से भी ऐसे सॉफ्टवेयर की समीक्षा करने और सुरक्षित विकल्प अपनाने को कहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट से जुड़े वाहनों में मजबूत साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी है। अगर किसी वाहन का नियंत्रण दूर बैठे व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है, और ऐसे में सरकार की ये कार्रवाई भविष्य में साइबर खतरों को कम करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। ई रिक्शा अब सिर्फ परिवहन का साधन नहीं बल्कि डिजिटल तकनीक से जुड़ा वाहन भी बन चुका है। ऐसे में सुविधा के साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी विदेशी या असुरक्षित ऐप के जरिए आम लोगों की जान और देश की सुरक्षा से समझौता न हो। फिलहाल सरकार के निर्देशों के बाद संबंधित ऐप्स पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ई रिक्शा सेक्टर के लिए नए सुरक्षा मानक भी लागू किए जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल दिल्ली में ई रिक्शा को दूर से रोकने वाले 2 चीनी ऐप्स अब बंद होंगे। केंद्र सरकार ने BATBMS, ePOCH, ION और लॉजिसी ऐप्स नाम के इन ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसे ऐसे 3 ऐप के बारे में पता चला था और उन्हें ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। यूपी के कौशाम्बी से एक दिल दहला देने वाले हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। बीते 26 जून को सिरोही टोल प्लाजा पर हुए भीषण LPG टैंकर ब्लास्ट का CCTV फुटेज अब सामने आ चुका है। इस वीडियो को देखकर रूह कांप जाएगी कि कैसे महज कुछ ही सेकंड के भीतर पूरा टोल प्लाजा आग का गोला बन गया। गैस रिसाव के बाद वहां चल रहे जनरेटर की एक चिंगारी ने ऐसा तांडव मचाया कि अब तक इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र स्थित सिरोही टोल प्लाजा पर 26 जून की सुबह हुए भीषण LPG टैंकर हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि टोल प्लाजा से टकराने के बाद टैंकर से गैस का तेज रिसाव हुआ और कुछ ही सेकंड में गैस पूरे परिसर में फैल गई। टोल प्लाजा पर चल रहे जनरेटर की चिंगारी से जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा टोल प्लाजा आग की लपटों में घिर गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक टैंकर चालक समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक घायल का इलाज SRN प्रयागराज में चल रहा है। 26 जून की सुबह करीब 6:38 पर कानपुर से प्रतापगढ़ जा रहा LPG टैंकर सिरोही टोल प्लाजा पर अनियंत्रित होकर टकरा गया। टक्कर के बाद टैंकर पलट गया और उसमें से तेजी से गैस का रिसाव शुरू हो गया। CCTV में दिख रहा है कि चंद सेकंड में 30 से 40 फीट तक गैस फैल गई और पूरे टोल प्लाजा को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद जनरेटर की चिंगारी से भीषण विस्फोट हुआ और 25 से 30 फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। हादसे के बाद पूरा सिरोही टोल प्लाजा जलकर राख हो गया। यार्ड में खड़ी कार समेत कई बाइकें भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई। हादसे में टैंकर चालक धर्मेंद्र दुबे की जिंदा जलकर मौत हो गई। टोल कर्मचारी आलोक सिंह की मौके पर ही मौत हुई, जबकि इलाज के दौरान हीरा मणि सिंह और मध्य प्रदेश निवासी कृष्णपाल मौर्य ने भी दम तोड़ दिया। एक घायल का अभी भी प्रयागराज में इलाज जारी है। LPG टैंकर दुर्घटना में अब तक हुई मौतें। धर्मेंद्र दुबे टैंकर चालक, जिनकी दुर्घटना के दिन मौके पर ही केबिन में जलने से मौत हो गई। आलोक सिंह टोल कर्मचारी, जिनके इलाज के दौरान पहले ही मौत हो गई थी। अनिल कुमार राहगीर, सड़क यूजर, निवासी हंडिया प्रयागराज, जिन्होंने 1 जुलाई को दम तोड़ा। हीरा मणि सिंह टोल कर्मचारी, जिनकी SRN अस्पताल प्रयागराज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कृष्णपाल मौर्य टोल कर्मचारी, जिन्होंने भी SRN अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बारिश हुआ था, बारिश के बाद हमको लग रहा है ड्राइवर को क्या हुआ, ये गाड़ी पूरा एकदम फटाक से गिरी, उसके बाद पूरा गैस लीकेज हो गया।
फिर पता न कहाँ से अचानक आग पकड़ ली थोड़ी ही देर में। कितने लोग आप लोग जुलूस गए? अभी तो हम लोग तो नहीं, 4-5 लोग को पता चल रहा है, बाकी एग्जैक्ट पता नहीं है किसको, क्योंकि जैसे जैसे जो मिले उनको लेके चले गए हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय निर्मल है। आज सुबह लगभग 6:45 बजे के आसपास थाना कोखराज को, जो कोखराज स्थित ये टोल प्लाजा है, यहाँ से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल जो है जनपद की समस्त फायर ब्रिगेड्स को मौके पर रवाना किया गया था तथा जो सिविल फोर्स है उसको भी तत्काल मोबिलाइज़ किया गया था। अधिकारियों ने भी मौके पे तुरंत आके यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल किया है। इसमें फायर ब्रिगेड द्वारा आके सबसे पहले आग को बुझाया गया, जो ट्रैफिक चल रहा था उसको पहले रुकवाया गया था। उसके बाद में भी आप जैसा देख रहे हैं कि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, लेकिन फिर भी जो फायर की जो टीम्स है वो मौके पर मौजूद है। ये प्रारंभिक जानकारी ये प्राप्त हुई है कि ये एक जो LPG का टैंकर है, ये आके यहाँ पे जो डिवाइडिंग लेन होती है उसमें आके पहले टकराया, उसके बाद में यहाँ गैस का रिसाव हुआ और फिर आग लगी है। ये अभी जो टोल के कर्मी हैं इनसे द्वारा जो प्रारंभिक जानकारी ली गई है उनके अनुसार पता चला है। इसमें DSO को भी अवगत करा दिया गया है तथा जो टेक्निकल टीम होती है उसको भी अवगत करा दिया गया है। वो आके मौके पर जो है समस्त कारणों का पता लगाएंगे। इसके अतिरिक्त मौके पर जो है वो अभी आप देख रहे हैं कि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है तथा जो ट्रैफिक है उसको भी धीरे धीरे सामान्य करवाया जा रहा है। मौके पे भी किसी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है। इस आग में अभी तक प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 6-7 लोग घायल हुए थे, जिसमें 5 लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनको सबको बर्न इंजरीज है। इसके अतिरिक्त 2 लोगों का अभी बताया गया है कि वो प्रारंभिक उपचार के बाद में जो उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। पुलिस द्वारा तथा प्रशासन द्वारा इसमें सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और जो भी समस्त कारण होंगे तथा अन्य जो भी इसमें नए डेवलपमेंट्स होंगे उनको आपको अलग से अवगत करा दिया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे से कुछ देर पहले हल्की बारिश हुई थी। टैंकर की रफ्तार करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। ओवरटेक के दौरान टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया और गैस रिसाव के बाद पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। टोल कर्मचारी संजय निर्मल ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुपरवाइजर आलोक पांडे भी गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से टोल प्लाजा का पूरा CCTV सिस्टम और उपकरण नष्ट हो गए थे। बाद में तकनीकी विशेषज्ञों ने सर्वर से फुटेज रिकवर कर घटना की तस्वीर सामने लाई। पुलिस और तकनीकी टीम हादसे के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। फिलहाल सामने आया CCTV फुटेज इस भीषण हादसे की भयावहता को बयां करता है। कुछ ही सेकंड में गैस रिसाव, विस्फोट और आग ने पूरे टोल प्लाजा को तबाह कर दिया। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे साफ हो सकेगा कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी की असली वजह क्या थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।